चलिए बच्चों, प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। और आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हम लेने वाले हैं इंडेस 16। और जो लास्ट इंडेस आपको करवाया था इन्वेंट्री का, उससे रिलेटेड यदि क्वेश्चन लगते हैं सर मुझे कराने चाहिए तो आप मुझे बता दी बेटा, हम डेफिनेटली उनके चर्चा के विषय बनाएंगे। लेकिन मुझे लगता नहीं है जिस लेवल से मैंने आपको लिटरेचर उसमें एक्सप्लेन किया था, आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है, हर क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाओगे, आई होप, उम्मीद करता हूं। उसके बावजूद भी लगता है कि नहीं सर कुछ क्वेश्चन बनते हैं या कुछ क्वेश्चन करवा दिए जाना चाहिए, तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा। डेफिनेटली आपके लिए उन पर डेफिनेटली आधे घंटे का क्लास लेकर के हम उनको भी चर्चा का विषय बना सकते हैं। ठीक है, अभी हम जो बात करने वाले हैं वो आपके सबसे इंपॉर्टेंट जो असेट्स बेस जो इंडेस हैं, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट चार इंडेस ही आते हैं। एक है पीपी का, बोरिंग कॉस्ट, इंपेयरमेंट लॉस, इसके अलावा आता है आपका लीज। चार स्टैंडर्ड ऐसे हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट से बेहद ही इंपॉर्टेंट होते हैं। बाकी मैंने पहले बता चुका हूं कि असेट्स पर 10 इंडेस हैं जो इसका चर्चा का विषय बनाने होते हैं। ठीक है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके चार हैं जो आपके एग्जाम को सबसे ज्यादा हिट करने वाले होते हैं। इसीलिए मैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनको पहले लूंगा, और जैसे लगेगा कि हाँ कि हमें कुछ क्लास और लेनी चाहिए तो जो आपके अलग से इंडेस हैं उनकी भी हम चर्चा करेंगे डेफिनेटली। ठीक है, चलिए। पीपी इंड एएस 16 आपने बेसिकली एएस पढ़ा होगा पहले, एएस 10 पढ़ा होगा पीपी का इंटरमीडिएट में। कुछ हद तक वैसा ही है। जहां पर चेंज आएगा तो डेफिनेटली हम आपको बताएंगे कि बेटा चेंज कहां पर आया है। और बाकी ये इसके अंदर ज्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं है। ठीक है, इसलिए आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। फिर भी जहां जहां पर लगेगा कि मुझे आपको इन लार्ज लेके जाना है, मैं वहां पर डेफिनेटली मैं आपको लेके जाऊंगा बेसिकली प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पर। ठीक है, थ्योरेटिकल कंसेप्चुअल में इतना अंदर लेके ना जाऊं, ग्राउंड रीजनिंग समझा के आगे निकल सकता हूं, लेकिन आपको इन डेप्थ समझाने की कोशिश करूंगा जहां पर मुझे लगता है कि प्रैक्टिकल ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, चलिए। इंडेस 16 पीपी, सबसे पहले आपको इंडेस को पढ़ने के लिए आपको उसकी डेफिनेशन को देखना होता है। और खासकर असेट्स के केस में बहुत ज्यादा केयरफुली आपको रहना पड़ेगा, क्योंकि ट्रांजैक्शन सिमिलर हो सकते हैं। तो देखना पड़ेगा वो ट्रांजैक्शन किसकी डेफिनेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, जिससे उस ट्रांजैक्शन पर उस पर्टिकुलर यानी कि स्पेसिफिक स्टैंडर्ड की एप्लीकेबिलिटी की जा सके। अदरवाइज रॉन्ग ट्रीटमेंट हो सकता है। कहां गलतियां होंगी वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए। पीपी, पीपी का मतलब है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। मैं आपके लिए कुछ ऐसा कह सकता हूं कि टेंजिबल एसेट्स का वो वाला हिस्सा जो कि प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में आता है। जैसे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को छोड़ दो, कुछ एक्सेप्शन है उनकी हम बात नहीं करेंगे। तो सबसे पहले ये समझते कि भैया आपकी बोल तो दिया सर जी आपने कि नॉन करंट असेट्स में जो टेंजिबल वाला हिस्सा होता है उसी को हम पीपी बोलते हैं। बट पीपी इतने से समझ में आ जाएगा कि मैंने बोला बेटा ना, उसको समझो डेफिनेशन क्या है। यानी कि नॉन करंट टेंजिबल असेट्स का वो वाला पार्ट जो उस डेफिनेशन को सेटिस्फाइड करेगा, उसी को बोलता हूं मैं यहाँ पर क्या, पीपी। और उन पीपी में से भी कुछ पीपी को बाहर निकालूंगा, उन पर स्टैंडर्ड एप्लीकेबल नहीं होगा। ये जो लिटरेचर है आपको थोड़ा सा है मुश्किल से, ये 5 मिनट के अंदर नोट डाउन होगा, तो आप पॉज करके इसको देख सकते हैं और इसको नोट करना है आपको डेफिनेटली। ठीक है, चलिए। तो पीपी देखो क्या हुआ है। पीपी आर टेंजिबल आइटम दैट आर हेल्ड फॉर यूज इन प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन में यूज होते हैं, और सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जब हम गुड्स और सर्विस की सप्लाई देते हैं तो उसमें भी जो यूज होती है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल हो सकता है, आपके स्टोर रूम्स हो सकते हैं, वेयर हाउसेज हो सकते हैं। ठीक है, ये उनकी बात कर रहा है। ठीक है, फॉर रेंटल टू अदर्स, ऐसा हो सकता है कि आपका ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस हो तो आपने ट्रक भाड़े पर दे रखे हो, तो वो भी आपकी असेट्स है, वो भी आपकी पीपी है, उनकी भी बात करेगा। और एडमिनिस्ट्रेशन पर्पज, यानी कि ये आपका जो ऑफिस है, ऑफिस के अंदर एसी लगा हुआ है, टेबल लगी हुई है, फर्नीचर लगा हुआ है उसके अंदर। ठीक है, बहुत सारे इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं, लैपटॉप्स है, कंप्यूटर्स है, उन सब की बात कर रहा है। बोला कि या तो प्रोडक्शन में आए, चाहे आप रेंट पर उठा रखा है, सर्विस और गुड्स की सप्लाई में काम आए, या फिर एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के अंदर जो भी यूज हो रहे हैं आपके पास, बट वो टेंजिबल नेचर का होना चाहिए, उन सबको बोलेंगे पीपी। और एक बात और याद रखना कि उसका यूज जो है, उसका जो बेनिफिट है, जो उसका फायदा है, हमें 1 साल से ज्यादा अकाउंटिंग ईयर के लिए मिलना जरूरी है। ठीक है, तो जहां जहां पर मैंने अंडरलाइन लगा हुआ है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यानी कि ये डेफिनेशन में इन पॉइंट का होना बेहद जरूरी है। फिर हमने बोला कि चलो ठीक है, पीपी हमने डिसाइड कर लिया कि भैया ये पीपी होता है, तो बोलो पीपी के अंदर क्या क्या नहीं आएगा, ये मैंने एप्लीकेबिलिटी के अंदर पॉइंट नंबर 2 में डाले हुए हैं। बोलो हाँ है ना, यानी क्या क्या आएगा क्या क्या नहीं आएगा, ये बात मैंने एप्लीकेबिलिटी एंड नॉन एप्लीकेबिलिटी के पॉइंट में डाली हुई है। मैंने बोला बताओ क्या, ऑल पीपी पर ये अप्लाई होगा एक्सेप्ट, इनको छोड़ देना है। बताओ कौन कौन से, पीपी क्लासिफाइड हेल्ड
फॉर सेल, ये 105 में चर्चा का विषय बनेगा। इंड एस 105 में बनेगा। ये है आपका 41 में चर्चा का पार्ट बनेगा। ये भी शायद आपका 40 के अंदर पार्ट बनेगा। इसके बाद जो आने वाला है, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, इसमें कुछ एरर हुआ है टेक्निकल बेटा। हम्म, एक मिनट रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, एक बार रुक जाओ। चलिए, हाँ मैंने क्या बोला, मैंने बोला ये 105 में जाएगा, ये आपका 41 में जाएगा, 40 में जाएगा। पीपी यानी कि आपको लीज का पता है, ये मेरे हिसाब से है आपका लीज का होना चाहिए, लीज से रिलेटेड इंडेक्स। एक मिनट रुको आप, ठीक है मैं आपको एक बार बता देता हूँ, रुको एक मिनट रुको। यानी कि ये जो एक्सेप्शन दे रखे ना, ये स्पेसिफिक में जाएंगे। यानी कि ये 105 में जाएगा, बायोलॉजिकल असेट्स का जाएगा आपका 41 के अंदर, मिनरल और एक्सप्लोरल वाला जाएगा, ये आपका ई एंड ई जाएगा 106 के अंदर, ये भी आपका जाएगा। इन्वेंट्री में पहले ही ले चुका हूं। और आपका जो लीज वाला है, लीज वाला जाएगा 16 के अंदर नहीं जाएगा, लीज वाला जाएगा 116 के अंदर। कहाँ गए लीज, 116 के अंदर, ठीक है। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ये आपको नहीं पता, तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जो है वो जाएगा आपका 40 के अंदर। कहाँ जाएगा, 40 के अंदर, ठीक है। ये आपको दिखा दिए, यानी कि ये इनके स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स हैं, ये यहीं पर ट्रीट होंगे, ठीक है। तो इनके लिए हमने क्या दे रखा बेटा, अलग से स्टैंडर्ड दे रखे हैं। तो जिन असेट्स के, जिन पीपी के स्पेसिफिक स्टैंडर्ड दे रखे हैं, हम उन्हीं स्टैंडर्ड की यहां बात करने वाले हैं। तो वो स्टैंडर्ड आपके यहां पर आने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए इस चीज को थोड़ा आगे और बढ़ाते हैं। तो मैंने क्या बोला, ये हर टाइप की पीपी पर अप्लाई होगा, बट याद रहे इन 5 एक्सेप्शन है, इन पर अप्लाई नहीं होगा। पीपी जो कि एज ए आपने क्लासिफाइड कर रखे, जो बेचने के लिए, कभी कभार क्या होता है कुछ असेट्स खरीदते हैं और उनका पर्पज बेचना है, इन फ्यूचर बेचने वाले हैं, उनको यूज नहीं करेंगे हम लोग, तो वो वाली पीपी तो है, लेकिन वो इस स्टैंडर्ड के दायरे में नहीं आएगी, क्योंकि उसके केस के अंदर आपको इंडेस 105 इसके लिए बनाया हुआ है। बायोलॉजिकल असेट्स आपके लिए इंडेस 1 बना हुआ है। इसके अलावा एक्सप्लोरेशन एंड इवेल्युएशन के लिए आपको 106 बना हुआ है। पीपी अंडर लीज के लिए 116 बना हुआ है, यानी कि IFRS 16 यानी इंडेस 116। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के लिए आपके लिए इंडेस 40 बना हुआ है, IS 40 बना हुआ है। तो ये वो है जो इसके एक्सेप्शन है। ये पीपी तो है, मैं ये नहीं कहता पीपी नहीं, पीपी तो है, लेकिन ये इस पर इंडेस 16 की एप्लीकेबिलिटी नहीं होगी। अब प्रॉब्लम ये आती है, चलो ठीक है हमें ये पता लग गया पीपी क्या होता है, किस किस पर अप्लाई होगा ये भी हमें पता लग गया। सर ये रिकॉग्नाइज करने का, रिकॉग्नाइज का प्रिंसिपल क्या है, रिकॉग्नाइज का मतलब है एंट्री कब डालेंगे, बोला दो चीज देखनी है, क्या इसका फ्यूचर में फायदा मिल रहा है, यदि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोबेबल, देन इसको रिकॉर्ड करेंगे। प्लस याद रखना दोनों कंडीशन ए और बी दोनों साइमल्टेनियसली फुलफिल होनी चाहिए, उसका बेनिफिट भी मिलना चाहिए फ्यूचर के अंदर, और दूसरा उसका कॉस्ट भी मेजर किया जा सकता है, जो हम रिकॉर्ड करने वाले हैं उसकी कुछ वैल्यू तो होनी चाहिए ना, वैल्यू भी मेजर हो सके और उसका फायदा भी मिले। यदि उसकी वैल्यू मेजर नहीं हो सकती है, फायदा मिलता है तो भी रिकॉर्ड नहीं कर सकते, उसका वैल्यू मेजर नहीं की जा सकती, फायदा मिलता है तो भी रिकॉर्ड नहीं कर सकते। क्लियर है, तो इन दोनों कंडीशन का साइमल्टेनियसली क्या होना चाहिए, फुलफिलमेंट होना चाहिए। तो प्रिंसिपल बताओ रिकॉग्निशन का जनरल क्या है, बोला कि देखो सर जी कॉस्ट निकालनी जरूरी है और दूसरा उसका फ्यूचर में बेनिफिट होना जरूरी है, दो कंडीशन पूरी होती है तो आप उसकी एंट्री डालोगे, उसको रिकॉर्ड करोगे, बैलेंस शीट में दिखाओगे, इस बात का ध्यान रखना है। अब आता है रिकॉग्निशन का कुछ स्पेशल ट्रांजैक्शन, और मैंने चर्चा का वैसे बनाया था, वो जनरल प्रिंसिपल था भैया कि नॉर्मल पीपी है तो उसको रिकॉर्ड कब करेंगे, बोला कि उसका फ्यूचर का फायदा देखो, फ्यूचर में फायदा होता है, दूसरा क्या हम उसकी कॉस्ट का मेजरमेंट कर सकते हैं, दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती हैं तो हम उसको रिकॉर्ड करेंगे, ये जनरल उसका प्रिंसिपल है। लेकिन कुछ स्पेसिफिक केस भी होते हैं, जैसे हम कोई पीपी लेकर के आते हैं, और जब हम पीपी लेकर के आते हैं तो उसके अंदर आपको पता होगा कि हम कुछ इक्विपमेंट भी लाते हैं साथ में, जैसे कुछ के रिप्लेसमेंट के कंपोनेंट्स भी होते हैं, कुछ सर्विस से रिलेटेड इक्विपमेंट्स भी होते हैं, तो कुछ इक्विपमेंट होते हैं, कुछ सर्विस पार्ट्स होते हैं, तो हम उनको क्या पीपी माने या कुछ और माने, बोलो ना, क्योंकि नट बोल्ट जो होते हैं उसकी नेल्स वगैरह जो होती हैं वो हमेशा क्या होती है, आए दिन खराब होती रहती है, तो क्या हम नेल्स लेकर के नहीं है आएंगे, क्या उसके नट बोल्ट लेकर के नहीं आए, बिल्कुल लेकर के आएंगे, क्या छोटी मोटी चीजें जो जल्दी जल्दी खराब होती है क्या वो नहीं लेके आए, वो भी लेके आएंगे। तो इसीलिए यहाँ पर स्टैंडर्ड बोलता है कि जो असेट्स के साथ कुछ और भी साथ लेकर के आ रहे हो जो फ्यूचर में काम आने वाला होता है, उसका ट्रीटमेंट क्या करें। आप 5 लाख की मशीन लाए, 1.5 लाख रुपए का सामान उठा लाए उससे रिलेटेड, बोला जब होगा प्रॉब्लम तो चेंज करेंगे, बोलो हाँ है ना, तो उसका करें क्या, उसका ट्रीटमेंट क्या डालें। स्टैंडर्ड बोलता देखो 3 चीजें देखो, बोला क्या, स्पेयर पार्ट्स, दूसरा स्टैंड बाय इक्विपमेंट,
स्पेयर पार्ट्स का मतलब जानते ही हो आप, जब रिपेयर मेंटेनेंस होता है ऑपरेट करने में जो कुछ चीजें ऊपर नीचे होती है तो उनको हम चेंज करते रहते हैं, तो उनकी बात कर रहा है। स्टैंड बाय इक्विपमेंट, बैकअप, देखा होगा आपके फैक्ट्री है मान लो, तो फैक्ट्री लाइट से चलेगी, इलेक्ट्रिसिटी से, बोलो है ना, और मान लो पावर कट गया तो क्या करोगे? मान लो पावर कट गया बाई चांस, तो क्या करोगे? आपको बैकअप में क्या जनरेटर के रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है? हाँ, इससे एक बढ़िया एग्जांपल और बताता हूं। आपके कोचिंग सेंटर्स होते हैं, आपके हॉस्पिटल्स होते हैं, होटल्स होते हैं, कहीं भी जाओ आप लोग, एक लाल सिलेंडर टंगा हुआ मिलता है गली में, बोलो है ना, जिसको फायर इक्विपमेंट बोलते हो, बोलो हाँ और ना, यहाँ है ना, हाँ। यानी कि जो फायर इक्विपमेंट होता है कभी काम आता हुआ देखा है? कभी नहीं आता। आग लगेगी तब भी काम नहीं आता, लोग भाग रहे होते उसको नहीं बुला बुझा रहा होता कोई भी, आधे लोगों को चलाना ही नहीं आता उसको, लेकिन फिर भी बैकअप में रखा हुआ ना, उसी को बोलते हैं स्टैंड बाई इक्विपमेंट। क्लियर है कहानी? बस वो लगा हुआ है, कभी कभार एक्सेप्शन जब बैकअप के रूप में काम आएगा, वैसे उसकी जरूरत पड़ती नहीं है। सर्विस इक्विपमेंट जानती हो, सर्विस के टाइम पे हो सकता है कुछ कंपोनेंट आपको रिप्लेस करने पड़ जाए, तो उनकी भी ये बात कर रहा है। तो बोल रहा है कि जब मशीन लाओगे तो साथ में कुछ चीजें होंगी, उनका क्या ट्रीटमेंट होगा। स्टैंडर्ड क्लियरली बोलता है, यदि पीपी की डेफिनेशन को सेटिस्फाइड कर रहे हैं, ये जो चाहे स्टैंड बाई इक्विपमेंट हो, स्पेयर पार्ट्स हो, चाहे आपके सर्विस इक्विपमेंट हो, यदि पीपी की डेफिनेशन को सेटिस्फाइड करते हैं तो इनका ट्रीटमेंट एज इट इज पीपी की तरह होगा, यानी कि उस रिलेटेड पीपी में ऐड कर दूंगा। और यदि पीपी की डेफिनेशन को सेटिस्फाइड ही नहीं करते हैं तो मैं इसको एज ए इन्वेंट्री मानूंगा और उस पर लगाऊंगा इंडेस 02। क्लियर है? तो मैं क्या लगाऊं, देखो ये लिखा हुआ है, इफ इट इज सेटिस्फाइड ऑफ पीपी डेफिनेशन देन ट्रीटेड एज पीपी दैट इज एडेड इन रिलेटेड पीपी, जिस पीपी से रिलेटेड है मैं उसकी कॉस्ट में उसको ऐड कर दूंगा। ठीक है? इफ नॉट सेटिस्फाइड देन ट्रीटेड एज इन्वेंट्री और उस पर अप्लाई होगा इंड एस 2, यानी कि इन्वेंट्री के लिए इंडिस 2। ठीक है? अब हम बात करते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के हमारे पास बेसिकली दो अप्रोच जो होती है, दो तरीके के होते हैं, एक इनिशियल रिकॉग्निशन होता है और सेकेंडरी रिकॉग्निशन जो होता है सब्सिक्वेंट होता है। क्लियर है कहां तक? तो मैंने क्या बोला, इनिशियल रिकॉग्निशन जब भी करोगे तो आपके पास अकाउंटिंग करने का एक ही मेथड है, मेजरमेंट का एक ही मेथड है, ओनली फॉर कॉस्ट मॉडल। क्लियर है? और जब सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन की बात करोगे तो सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन पर दो मॉडल आपके पास अवेलेबल है, आपको कोई सा एक किसी आपको अडॉप्ट करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है? तो यानी मैं बात करता हूं किसकी, बताओ, सेकंड पॉइंट यहां पर कैसा है? अच्छा, इसका सेकंड पॉइंट है। ठीक है? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, इनिशियल करोगे कॉस्ट मॉडल और जब सब्सीक्वेंट करोगे दो, रिवैल्यूएशन मॉडल भी होगा और आपके साथ कॉस्ट मॉडल भी होगा। जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको बेनिफिशियल है, जो आपको बेस्ट लगता है, आप उनको आप यूज कर सकते हो। अब समस्या ये है, सर बताओ बेस्ट कौन सा है, हम तो बेस्ट यूज करना चाहते हैं। आईएफआरएस बोर्ड ने क्लियरली दोनों चीज की रीजनिंग ग्राउंड पर बड़ी बेहद चर्चा की और बेहद चर्चा के बाद कंक्लूजन निकल कर आता है कि यदि हर व्यक्ति का अलग अलग तरीके से ऑब्जेक्ट हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन का कुछ ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के हिसाब से जो उसको सूटेबल मेथड लगता है वो यूज कर सकता है। दोनों ही मोस्ट अप्रोप्रिएट है, आप कोई सा भी यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्यूचर में चेंज भी कर सकते हो, इसके लिए भी कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाया हुआ है। क्लियर बेटा था कहानी? दिक्कत किसी को नहीं और होनी भी नहीं चाहिए। ठीक है? तो मैंने क्या बोला, रिकॉग्निशन के लिए जनरल प्रिंसिपल क्या है, कॉस्ट का मेजरमेंट और फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड तो रिकॉर्ड करोगे। इसके अलावा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या बताओ, दो दो जगह होगा। इनिशियल रिकॉग्नाइज कब करो, शुरू शुरू पहली बार जैसे खरीदी तो रिकॉर्ड क्या करोगे, ओनली फॉर कॉस्ट मॉडल अप्लाई होगा। जब हर रिपोर्टिंग पर, अब पहले 1 तारीख को खरीदा, अब 31 मार्च को रिपोर्टिंग बैलेंस शीट बनाओगे तो बैलेंस शीट पर आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा या दिखाना पड़ेगा कि पीपी कितने की है। तो उस टाइम पर पीपी को रिकॉर्ड करने के दो तरीके हैं, एक कॉस्ट मॉडल है, दूसरा आपके पास रिवैल्यूएशन मॉडल है। आपको जो अच्छा लगे आप यूज कर सकते हो, यहां पर स्टैंडर्ड ने किसी प्रकार का रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाया है। ठीक है? चलिए, अब यहां तक की बात समझ में हमारे पास आती है और हम इसके बाद हम बात करेंगे क्या, कि भैया इनिशियल रिकॉग्निशन होता क्या है। ठीक है? तो पॉइंट नंबर इसी का डाल लो आप, कौन सा रिकॉग्निशन ही चल रहा है। रिकॉग्निशन क्या, इसका फोर्थ डाल लो आप, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4, मेजरमेंट ऑफ पीपी। भैया पीपी का मेजरमेंट होगा कैसे, ये तो बता दिया आप लोगों ने कि भैया ये है वो है, बट ये बताओ हमें कि इसका रिकॉर्ड होगा कैसे, इसकी रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे हम लोग। तो मैंने बोला देखो, जब हम पीपी के मेजरमेंट की बात करें तो पीपी 3 या 4 तरीके की हो सकती है। मैं इसको 4 तरीके से डिवाइड कर रहा हूं। पीपी एक्वायर्ड फ्रॉम आउटसाइडर या कहूं तो थर्ड पार्टी।
आपने थर्ड पार्टी से खरीदा है तो क्या होगा? पीपी एक्वायर्ड थ्रू एक्सचेंज। पीपी एक्वायर्ड ऑन डेफर्ड पेमेंट सिस्टम। और लास्ट में सेल्फ कंस्ट्रक्टेड। मैंने पीपी को चार पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहला मैंने बोला कि पीपी यदि आपने आउटसाइडर से खरीदी है तो उसका मेजरमेंट कैसे होगा, और पीपी यदि आपने एक्सचेंज के थ्रू खरीदी है तो उसका मेजरमेंट क्या होगा, और पीपी एक्वायर्ड ऑन डेफर्ड पेमेंट सिस्टम पर है, यानी आपने किस्तों पर लिया है, आपने इंस्टॉलमेंट पर लिया है, जो भी बेसिस है डेफर्ड पेमेंट सिस्टम है, उसका ट्रांजेक्शन आज हो गया, पेमेंट इन फ्यूचर में होना है, तो उसमें आपका क्या मेजरमेंट होगा। और लास्ट में आपने ना खरीदा है, ना आपने एक्सचेंज में लिया है, ना डेफर्ड पेमेंट पे लिया है, आपने खुद ने ही उसको क्या किया है, बनाया है, तो उस केस के अंदर आप इसका मेजरमेंट कैसे करोगे? तो यहां पर डालोगे पॉइंट नंबर ए, व्हेन पीपी इज सेल्फ कंस्ट्रक्टेड, नहीं करो इसको, एक्वायर्ड फ्रॉम आउटसाइडर। तो मैं यहां पर मेजरमेंट कैसे करूंगा? इनिशियल कॉस्ट, इनिशियल कॉस्ट, इनिशियल कॉस्ट में देखो क्या क्या आएगा, परचेज प्राइस। याद रखना जो जेब से गई है मैं उसी की बात कर रहा हूं। सर जी कैसी कैसी बातें कर रहे हो आप? जेब से गई क्या मतलब है? 1 लाख का माल था, डिस्काउंट दिया 10,000 का, जिसको ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं। ट्रेड डिस्काउंट ऑलवेज लेस, ध्यान रखना, सब्सट्रैक्ट हो गया यहां से, ठीक है ना? ये आपको पेड लेना जितना पे किया है आपने, प्लस इंपोर्ट ड्यूटी, प्लस अदर टैक्सेज विच इज नॉन रिफंडेबल। याद रखना ऐसे टैक्स जो रिफंडेबल हैं वो कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेंगे। जैसे जीएसटी, जीएसटी इनपुट पर लेकर के आते हो, आउटपुट पर चुकाते हो, नेट ऑफ करके देते हो, बोलो हाँ है ना? आपने इनपुट खरीदा, 1 लाख का जीएसटी पे करके आए हो, अब आउटपुट बना करके बेच रहे हो, 2 लाख का टैक्स बनता है, तो 1 लाख पहले काट लोगे, 1 लाख पे कर दो, बोलो हाँ और ना, क्योंकि 1 लाख पहले ही पे कर चुके हो आप लोग। इसलिए जीएसटी हमेशा कभी भी किसकी जेब से नहीं निकलता? सप्लायर की जेब से नहीं निकलता, मैन्युफैक्चरर की जेब से निकलता, ट्रेडर की जेब से नहीं निकलता, हमेशा हमेशा जीएसटी किसकी जेब से निकलता है? कस्टमर की जेब से। इसलिए उसका आपको क्या मिलता है? क्रेडिट मिल जाता है। तो वो वाले टैक्स नहीं लेने, ओनली फॉर वही टैक्स लेने हैं जिनका रिफंड नहीं मिलेगा, वो कॉस्ट का पार्ट बनेगा, बाकी कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। ये इनिशियल हो गया आपके। प्लस डायरेक्टली अट्रीब्यूटेबल, डायरेक्टली अट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, डायरेक्टली अट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, जैसे प्रोफेशनल फीस, साइट प्रिपरेशन, लीगल फीस, इसके अलावा ट्रायल रन फीस। देखिए ट्रायल रन के बाद ब्रेक लो नेट ऑफ, नेट ऑफ। और क्या हो सकते बताओ? इंस्टॉलेशन कॉस्ट, ये सारी की सारी कॉस्ट इसका पार्ट बनेगी। एक एक समझाऊंगा मैं भी। और लास्ट लिखोगे डिसमेंटलिंग, डिसमेंटलिंग कॉस्ट, बट लोगे एट प्रेजेंट वैल्यू पर। तीनों का सम करने के बाद जो टोटल आएगा यही बनेगी आपकी टोटल कॉस्ट ऑफ पीपी। बात को समझो एक बार वापस से।
जो लिखा है इसको एक बार नोट करो, देन उसके बाद इसको एक्सप्लेन करते हैं कि क्या है। फटाफट से नोट करो। मैं एक छोटा सा आपको टाइमलाइन बना रहा हूं, और उस टाइमलाइन को ध्यान से देखना। जैसे मान लो आप यूएसए से एक मशीन खरीद के लाए हो। ये है आपका क्या, फैक्ट्री। ये क्या आपकी फैक्ट्री, ठीक है। अब आप यूएसए से लाओगे तो आपको इंडिया के बॉर्डर को क्रॉस करके जाना पड़ेगा, बोलो हाँ या ना। तो यहां पर जो यूएसए का मान लो मिस्टर रॉबर्ट है, और मिस्टर रॉबर्ट को आपने 5 लाख यूएसडी देने पड़े, 5 लाख यूएसडी देने पड़े। इसको 5 लाख यूएसडी देने के लिए आपको इसको यहां से लेकर के इंडियन पोर्ट पर लेके आए, बोलो हाँ या ना। इंडियन पोर्ट पर लेके आओगे तो यानी कि आपका स्टैंडर्ड बोलता है कि जब तक आपकी मशीन रेडी टू यूज ना हो जाए, याद रखना रेडी टू यूज बोला मैंने, पुट टू यूज नहीं बोला मैंने। जब तक आपकी क्या जो पीपी है वो रेडी टू यूज ना हो जाए, तब तक जो भी खर्चा यहां पर इनकर हो रहा है, जो ऑल एक्सपेंसेज ऑल्सो पार्ट ऑफ पीपी यानी कि कैपिटलाइज होगा। क्लियर है। अब समझो, आप यह मशीन लेके आए, $5 लाख देकर के आए, आपने भाड़ा चुका दिया मान लो यूएसडी के अंदर 20,000। तो मुझे बताओ आपने यहां पर जो था, आपने टैक्स कस्टम ड्यूटी देनी पड़ी होगी, मुझे बताओ है ना। कस्टम ड्यूटी जब पे करोगे, मान लो आपकी टोटल कस्टम ड्यूटी क्लियरेंस तक जो चार्जेस हैं वो बनते हैं आपके $30,000। अब आपकी यहां पर जो प्राइस आ गई टोटल मिलाकर 5,50,000 यूएसडी आ गया, बोलो हाँ या ना। यूएसडी बोलो, क्लियर कहां यहां तक। ये आपके पास वैल्यू का मेजरमेंट यहां तक आ गया, कहां तक, यहां तक। अब यहां से लेकर के यहां तक कुछ खर्चे करने पड़ेंगे आपको, फैक्ट्री तक लाओगे, और फैक्ट्री में लाकर के आपको मशीन को इंस्टॉल कराना पड़ेगा। हो सकता है कि मशीन को इंस्टॉलेशन करने के लिए आपको फाउंडेशन बनाना पड़े, बोलो हाँ या ना। और जब मशीन के लिए फाउंडेशन बनाओगे तो क्या वो पीपी से रिलेटेड है या नहीं, बिल्कुल है। तो यानी कि स्टैंडर्ड बोलता है कि यहां तक के जो खर्चे हैं, यहां तक के खर्चे, और खर्चों का मतलब जब तक वो रेडी टू यूज ना हो जाए, चाहे उसके इरेक्शन से रिलेटेड हो, फाउंडेशन से रिलेटेड हो, ये सारे के सारे खर्चे होते हैं डायरेक्टली, डायरेक्टली अट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। बोलो क्या, अट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, इनडायरेक्टली अट्रीब्यूटेबल कॉस्ट रिलेटेड टू पीपी। क्लियर है यहां तक कहानी। अब हुआ क्या सर जी, एक बात बताओ, आपने वर्ड यूज किया प्रोफेशनल फीस। बेटा प्रोफेशनल फीस का मतलब वो है कि ये हो सकता है कि जो असेट्स है वो एक स्पेसिफिक नेचर की हो, और जब स्पेसिफिक नेचर की होगी तब जब इरेक्ट करोगे, उसको इंस्टॉल करोगे, तो अब किसी प्रोफेशनल टेक्निकल की रिपोर्ट रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो उस केस के अंदर आपको प्रोफेशनल फीस का पेमेंट करना पड़ सकता है। कुछ लीगल फीस भी हो सकती है, लीगल कंप्लायंस हो सकती है उसको लाने के लिए, वो भी इसमें इसका पार्ट बनेगा, ठीक है। अब यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सर जी देखो इन दो खर्चों में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इनिशियल मतलब हमने वहां पर जो दिया, यहां तक इंडियन पोर्ट तक जो आया, इंडियन पोर्ट से लेकर के उसको रेडी टू यूज करने में खर्चा लगा। सर ये क्या होता है, मैंने बोला देखो, अब ये मशीन मान लो इसकी लाइफ कितनी देर की है, इसकी लाइफ देर मान लो 10 ईयर, बोलो हाँ ना। 10 ईयर के बाद मुझे बताओ इस मशीन को रिमूव करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, इस मशीन को रिमूव करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। जब रिमूव करोगे तो आपको कॉस्ट भी पे करनी पड़ेगी। तो कॉस्ट रिलेटेड टू किससे है, उस पीपीसी से, बोलो क्लियर है ना। मैंने क्या बोला, वो कॉस्ट किससे रिलेटेड है, उस पीपी से। और यदि पीपी से रिलेटेड है तो यानी कि वो खर्चा होगा कब, फ्यूचर में, यानी आफ्टर 10 ईयर। लेकिन उसका आज एस्टिमेशन लगाना है, इसीलिए स्टैंडर्ड बोलता है कि जो फ्यूचर में होने वाला खर्चा है, उस फ्यूचर वाले खर्चे को आज मेजर करना है तो उसको लेंगे एट प्रेजेंट वैल्यू पर। किस पर बेटा, एट प्रेजेंट वैल्यू पर। इसके रेस्पेक्ट में लायबिलिटी भी क्रिएट होगी, वो मैं आगे के लिटरेचर बताने वाला हूं, बट अभी इतना समझो कि डिसमेंटलिंग खर्चा है तो कब होगा, एट द क्या यूजफुल लाइफ जब ओवर होगी उस टाइम पर कोई खर्चा करना पड़ेगा, क्योंकि मशीन को उखाड़ने के लिए खर्चा देना पड़ेगा। तो उस कॉस्ट की आज क्या प्रेजेंट वैल्यू है वो भी आपको आज रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। मुझे बोलो हाँ या ना। यहां तक किसी को डाउट है तो बताओ फटाफट से, और जो नोट करना है आप नोट कर सकते हो, ठीक है। तो रिमूवल कॉस्ट क्या कहलाते बेटा, डिसमेंटलिंग कॉस्ट। क्योंकि इस कॉस्ट को मैं यहां पर निकाल रहा हूं तो मुझे चाहिए इसकी एट प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। क्योंकि मैं खरीद यहां पर रहा हूं,
तो ये यहाँ पर मुझे चाहिए एट प्रेजेंट वैल्यू। क्लियर है? तो आपको जो रिलेवेंट लगता है आप उसको नोट कर सकते हो। और अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। मुझे बताओ, जब कंस्ट्रक्टेड खुद कर सॉरी जब आप खुद क्या करते हो, एक्वायर करते हो, तो वहां पर क्या होगा वो आपको यहाँ बता दिया गया है। ठीक है, तो फटाफट से हम इससे आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो हमारा ए पॉइंट हो गया, और अब हम चर्चा करने वाले हैं बी पॉइंट की। व्हेन पीपी इज सेल्फ कंस्ट्रक्टेड, यदि हम खुद बनाएं तो क्या होगा? मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ पीपी कैलकुलेटेड आर एच। कुछ नहीं करना है, वही खर्चा लेने हैं आपको। यहां पर बताओ क्या, वही इनिशियल कॉस्ट लेनी है आपको, प्लस डायरेक्ट अट्रीब्यूटेबल कॉस्ट लेनी है आपको, और प्लस वही प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिसमेंटलिंग कॉस्ट। डिसमेंटलिंग कॉस्ट, तीनों का समय कॉम्बिनेशन लेना है, सेम वही चीज है यहां पर। क्या बताओ, परचेज प्राइस आएगी क्या? नहीं, यहां पर परचेज प्राइस नहीं आएगी, मटेरियल कॉस्ट आएगी, प्लस लेबर कॉस्ट आएगी, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस आएंगे, क्योंकि घर बना रहे हो और जब बना रहे हो सबको एक कॉस्ट आएगी। डायरेक्ट एट्रीब्यूटेबल ओवरहेड आएंगे, वही साइट प्रिपरेशन, सेम कह दूं मैं, सेम एज एक्वायर्ड फ्रॉम आउटसाइडर, ऊपर वाले सेम आ जाएंगे, सेम आएंगे, ऐसे लिख दें यहाँ पर हम लोग, सेम अब। बेटा बार बार लिखने से टाइम बढ़ाना मतलब नहीं है, इससे बेस्ट हम कोई नया टॉपिक और उठा सकते हैं स्टैंडर्ड का। सेम अब, ठीक है, सेम अब आएगा, और डिसमेंटलिंग भी सेम अब, क्योंकि यहां पर एडिशनल कॉस्ट या टाइम लगाने से कोई मतलब है नहीं है। कॉस्ट, ठीक है। एक वर्ड ऊपर मुझे समझाने से रह गया था, ट्रायल रन, ये वाला ट्रायल रन वाला। मैंने बोला ट्रायल रन लेना है, बट नेट ऑफ लेना है। ट्रायल रन का मतलब होता है आपकी मशीन तैयार हो गई, आप उस मशीन को चेक करना चाहते हो कि सही तरीके से काम कर रही है नहीं कर रही है, सही आउटपुट निकालेगी नहीं निकालेगी। तो जब आप ट्रायल कर रहे हो तो उसमें कुछ ना कुछ आउटपुट निकलेगा, तो आप उस आउटपुट को बेचोगे। तो स्टैंडर्ड बोलता है कि मान लो आपने उस ट्रायल रन को करने के लिए 2 लाख रुपए खर्चा लगाया, और आपको 50,000 का उसके जो निकल करके आया गुड्स उससे आप रिकवर कर लिया, तो आप ट्रायल रन की कॉस्ट कितनी लोगे? 1,50,000। क्लियर है? तो नेट ऑफ का मतलब है जो आपका आउटपुट निकल करके आया है उस आउटपुट को नेट ऑफ करके लोगे आप। डालो बेटा पॉइंट नंबर सी, व्हेन पीपी एक्वायर्ड ऑन डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड पेमेंट, इसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा, क्योंकि इसमें 2 प्राइस, कैश प्राइस होती है और इंटरेस्ट होता है। क्योंकि कोई चीज इंस्टॉलमेंट पर लोगे, कोई भी चीज क्या लोगे आप इंस्टॉलमेंट पर, तो उसमें ब्याज भी होता है, याद है आपको। और जो ब्याज है ट्रांसफर टू पीएल एट रिकॉर्डेड इन बैलेंस शीट। क्लियर है? तो यार मैं कह दूं यहां पर ऐसा केस कि जब भी डेफर्ड पेमेंट पर होगा तो कैश प्राइस पर रिकॉर्ड करोगे, और जो डिफरेंस है आपका जिसको हम इंटरेस्ट बोलेंगे, तो जो इंटरेस्ट कहां जाएगा आपका? पीएल में। क्लियर है? डी पॉइंट, डी पॉइंट, व्हेन पीपी, व्हेन पीपी एक्वायर्ड थ्रू एक्सचेंज। मैं इस टॉपिक को बड़ा इंपॉर्टेंट मानता हूं, यानी कि इस वाले पार्ट को मैं ऊपर वालों से ज्यादा इंपॉर्टेंट मानता हूं। क्यों?
क्यों बताओ? वहां पर तो आपको लिस्ट रट सकते हो, यहां रट नहीं सकते, यहां समझना पड़ेगा आपको, इसलिए इसको इंपॉर्टेंट मानता हूं। देखो यहां पर स्टैंडर्ड क्या बोलता है, दो चीज देख लो आप। बोलता है क्या कमर्शियल सब्सटेंस है, और कमर्शियल सब्सटेंस है तो उसका जो मेजरमेंट है वो आपको करना पड़ेगा अलग, और यदि उसमें कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है तो उसका मेजरमेंट करना पड़ेगा आपको अलग। तो दोनों के केस में जो मेजरमेंट के प्रिंसिपल है वो अलग अलग है, इसलिए आपको देखना पड़ेगा क्या कमर्शियल सब्सटेंस है या कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है। कमर्शियल सब्सटेंस इज एग्जिस्ट। कमर्शियल सब्सटेंस इज नॉट एग्जिस्ट। यदि कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है तो ऐड होगा कॉस्ट प्राइस पर, कुछ नहीं कर पाओगे। और यहां पर जो दे रखा है वो है तो फेयर वैल्यू पर। मैंने क्या बोला, यदि कमर्शियल सब्सटेंस एग्जिस्ट करता है तो मेजरमेंट फेयर वैल्यू पर होगा, और कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है तो किस पर होगा। अब कमर्शियल सब्सटेंस का मतलब क्या है, जब इंटेंजिबल का स्टैंडर्ड पढ़ेंगे तो वहां इन डेप्थ उसकी बात करने वाले होते हैं। बस इतना समझ लो, दो बातें। आपके मार्केट में मार्केट वैल्यूएशन पॉसिबल है, दूसरा उसके अंदर जो है वोलाटाइल है, वोलाटाइल नेचर है, मार्केट में उसको सब्स्टिट्यूट है, उसका मेजरमेंट पॉसिबल है। दूसरा उसके प्राइस वोलाटाइल पे चलता है, मतलब हर बार फ्लैक्चुएट होता रहता है, हर बार फ्लैक्चुएट होता है, मतलब जल्दी जल्दी फ्लैक्चुएट होता है वो। तो उस केस के अंदर आप देखना पड़ेगा क्या, क्योंकि बुक वैल्यू ले नहीं सकते, क्योंकि उसका मार्केट प्राइस क्या चल रहा है, उतार चढ़ाव से। तो आपको देखना पड़ेगा कि वो वोलाटाइल है तो उसके आज मार्केट में क्या चल रही है, वो आपको हर बार लेटेस्टली देखना पड़ेगा। सर जी पर यहाँ पर प्रॉब्लम है, मान लो पिछली बार हमने 1 लाख रिकॉर्ड किया था, अब 2 लाख हो गया, क्या हुआ, तो उसका एडजस्टमेंट थ्रू पीएल करेंगे। इसकी चर्चा मैं आगे करने वाला हूं। तो जब भी आपके पास सब्सटेंस है फेयर वैल्यू पर करोगे, मैं रिवैल्यूएशन नहीं बोला है, मैंने फेयर वैल्यूएशन बोला है, ठीक है। तो फेयर वैल्यू वोलाटाइल है, जो डिफरेंस है उसका मैं एडजस्टमेंट कहां करूंगा, पीएल के थ्रू करूंगा। ध्यान, रिवैल्यूएशन सरप्लस में नहीं करूंगा, कहां करूंगा, पीएल में, ठीक है। रिवैल्यूएशन जब मॉडल फॉलो करूंगा तो वहां पर रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रिएट होगा, यहां पर रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रिएट ना होकर के डायरेक्टली मैं क्या करूंगा, पीएल के अंदर। क्लियर है? चलिए, अब ये तो समझ में आ गया, ये तो समझ में आ गया। एक एग्जांपल देते हैं, बात को समझने की कोशिश करते हैं। ये है मिस्टर रामू काका, ये है रामू काका, और यहां पर है मान लो एवीसी लिमिटेड। रामू काका एवीसी लिमिटेड के पास गया और इसको क्या चाहिए था बताओ, इसको चाहिए था आईफोन। मान लो इसको चाहिए क्या, 15 प्रो। और एक इंटरेस्टिंग चीज और, रामू काका के पास एक ओल्ड भी पड़ा था। क्या पड़ा था, एक ओल्ड आईफोन 13 प्रो। क्या पड़ा था, आईफोन 13 प्रो। तो यानी कि मिस्टर रामू काका चाहता है एवीसी लिमिटेड से कि एवीसी लिमिटेड मुझे चाहिए क्या, एक आईफोन, कौन सा वाला, 15 प्रो। मेरे पास पुराना वाला पड़ा हुआ है, मैं पुराना देना चाहता हूं, नया लेना चाहता हूं। तो मुझे बताओ वैल्यूएशन क्या होगी, इसकी डिटेल देखो, समझना ध्यान से। ये जो 15 प्रो है, इसकी जो आज फेयर वैल्यू है वो 1,70,000 रुपए है। और ये ओल्ड वाला जो है, ये डिसाइड किया है इन्होंने कि भैया चलो ठीक है, इसको 60,000 पर हम इन एक्सचेंज फॉर्म में ले लेंगे। बोलो कितने बेटा, 60,000 पर। ये एग्री हो गया, ये एग्री, एग्री एवीसी लिमिटेड टू टेक एट ₹60,000। क्लियर कहानी तक? अब समस्या क्या है, लेकिन ये आईफोन दे रहा है, लेकिन रामू काका पे जो कर रहा है, पेड ऑफ रुपीज, पेड कर रहा है क्या, एक मिनट रुको, पेड ऑफ रुपीज कितना बताओ, कितना, 1 लाख। तो यहां पर बताओ फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू या फेयर वैल्यू ना कह करके
मैं ऐसे कर दूं, बॉट प्राइस ऑन विच आईफोन 15 प्रो मैक्स रिकॉर्डेड। बोलो, मेरा क्वेश्चन सिंपल। मैंने बोला बेटा, रामू काका है, रामू काका को 15 प्रो मैक्स चाहिए और उसके पास एक 13 प्रो मैक्स पहले से पड़ा हुआ है। बोलो है ना। आज जो नया वाला फोन है, जो आईफोन है आपका, उसकी प्राइस मार्केट में 1,70,000 है। और जो रामू काका है वो ओल्ड दे रहा है, ओल्ड का वैल्यूएशन करने से पता लगा कि उसकी मार्केट वैल्यू 60,000 रुपए है। और एवीसी लिमिटेड 60,000 लेने पर रेडी भी हो गया, कोई दिक्कत नहीं, उसका 60,000 हम मेजरमेंट मानते हैं। और यहां पर रामू काका 1,00,000 रुपए कैश भी दे रहा है और इस बात के लिए एग्री भी हुआ है। एबीसी लिमिटेड इज ऑल्सो एग्रीड एट 1,00,000 रुपीज इन कैश। तो मुझे बताओ इसका मेजरमेंट क्या होगा। यहां पर दो चीजें, ध्यान सुनना, यहां पर दो चीज, सॉल्यूशन देखो एक बार के लिए। यहां दो चीजें हैं, यहां पर दो चीजें हैं। एक तो है क्या, टेकन आइटम, और एक है गिवन आइटम। बोलो हाँ या ना। एक तो है टेकन आइटम और दूसरा है गिवन आइटम। यहां ध्यान से देखना, जो टेकन है, टेकन जो है, मेरे पास है आईफोन। मुझे बताओ, एक मिनट रुको मैं टेकन किसकी बात कर रहा हूं, एबीसी लिमिटेड के पॉइंट में सोच रहा हूं मैं। टेकन बताओ क्या है, ओल्ड आईफोन, बोलो हाँ या ना, प्लस कैश कितने का, 1,00,000 का, इसका फेयर वैल्यू 60,000 का। तो टोटल बताओ कितना, 1,60,000। दो थिंक निकल के आ रही है, मैं एनालिसिस करना सिखा रहा हूं। मैं इसका एक लाइन में जवाब खत्म कर सकता था, बट फिर भी कोशिश कर रहा हूं कि एनालाइज करूं। यही चीज रेगुलर बैच में 2.5 से 3 घंटा चर्चा का वैसे बनता है, बहुत सारे एग्जांपल्स क्रिएट होते हैं, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि एक एग्जांपल देना तो कम से कम मेरी तरफ से बनता है आपके लिए। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, दो चीजें हैं, एक जा रही है एक आ रही है। मैं एवीसी लिमिटेड, क्योंकि रिकॉर्ड तो मैं ही करूंगा, पीपी कंपनी में हूं, तो मैं बात कर रहा हूं कि भैया मैं क्या रिकॉर्ड करूं, जो आ रहा है वो या जो जा रहा है वो, मैं रिकॉर्ड क्या करूं। तो स्टैंडर्ड बोलता है देखो एक बात समझो कि आपके पास क्या जा रहा है क्या आ रहा है। तो मैंने बोला देखो मेरे पास आ रहे हैं दो चीज, एक तो ओल्ड फोन आ रहा है आईफोन, दूसरा 1,00,000 रुपए कैश आ रहा है, टोटल 1,60,000 की वर्थ मुझे मिल रही है। दूसरा जा क्या रहा है बताओ, न्यू आईफोन, या इसको हटा दो, आईफोन 15 प्रो मैक्स। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। इसकी फेयर वैल्यू क्या बताओ, 1,70,000। अब समस्या ये है कि मुझे बताओ एवीसी लिमिटेड इसको बैलेंस शीट के अंदर, बैलेंस शीट के अंदर जो पीपी है, इस पीपी को किस पर दिखाए, 1,60,000 पर या 1,70,000 पर। बोलो हाँ और ना, फटाफट से बोलो मेरे बच्चे, फटाफट जवाब दो, फटाफट से। स्टैंडर्ड क्लियरली बोलता है, एक बात बताओ, कुछ बच्चों दिमाग में मारा सर 1,70,000। स्टैंडर्ड बोलता है एक बात मुझे बताओ, आप जो दे रहे हो उससे ज्यादा फेयर वैल्यू स्ट्रांग होती जो आ रहा है। मुझे बताओ आपकी जेब में क्या मिला, आप वही तो वैल्यू मानोगे ना, जो आपकी जेब में आया उसी को वैल्यूएशन मानोगे। मैंने बोला 2,00,000 का, उसने 1,50,000 देके टरका दिया मुझे, तो मुझे बताओ मैं 2,00,000 वैल्यू रिकॉर्ड करूंगा या 1,50,000, 1,50,000। बात समझ में आ रही है। तो स्टैंडर्ड बोलता है कि जो जा रहा है वो रिलेवेंट नहीं है, जो आ रहा है वो मोर रिलेवेंट है। इसीलिए स्टैंडर्ड बोलता है कि स्ट्रांगली बिलीव दैट जो आ रही है थिंग्स उसकी हम बात करेंगे। इसीलिए स्टैंडर्ड बोलता है कि भैया इस केस के अंदर फेयर जो वैल्यू लेनी है आपको, जो वोलेटाइल केस के अंदर लेनी है, वो आपको इस बात को ध्यान रखना है कि क्या मिल रहा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या दे रहे हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका एक लॉजिक और देता हूं, आप कह रहे हो 1,70,000 है, बोलो देखो आप कहना चाहते हो कि मेरा आईफोन जो 13 जो प्रो मैक्स और 15 प्रो मैक्स है वो 1,70,000 का है, तो मुझे बताओ आप 1,70,000 से 1 रुपए कम ले लोगे क्या। बोलो, यदि रियलिटी में उसकी वैल्यू 1,70 है, क्या आप 1,70,000 से नीचे 1 रुपए भी ले लोगे। आंसर नहीं, आप ले नहीं सकते। लेकिन फिर भी तुम्हें पता है 1,70 है, 60,000 का सामान आ रहा है, 1,00,000 दे रहा है और आप लेने पर रेडी हो गई। इसका मतलब यह है कि आपके आईफोन 15 प्रो मैक्स की एक्चुअली में 1,70,000 वैल्यू है ही नहीं है, क्योंकि यदि होती तो आप कम लेने के रेडी ही ना होते। इसीलिए स्टैंडर्ड बोलता है हम उस बात को ज्यादा स्ट्रॉन्ग मानेंगे जितनी का आप ले रहे हो, ना कि जो जा रहा है उसकी बात करेंगे। इसीलिए स्टैंडर्ड बोलता है कि जब वैल्यूएशन करोगे तो याद रखना, जो चीज जा रही है, जो जा रही है उसकी नहीं लेनी, जो आ रही है आपके पास उसकी फेयर वैल्यू लेनी है। तो मुझे बताओ कितना, तो यहां पर पीपी रिकॉर्ड होगा 1,60,000 रुपए। बोलो हाँ और ना, किसी को दिक्कत हो तो मुझे बताओ, फटाफट से बता दो ना।
फटाफट से बताओ मुझे, फटाफट से बेटा। एग्जाम्पल समझ में आ गया? ये एग्जाम्पल नोट कर लो चाहो तो, और मैं यहाँ पर लिख दूं आंसर के अंदर, मैं यहाँ पर आंसर लिख दूं क्या? यहाँ पर मैं आंसर लिख रहा हूं, मैं आंसर लिख रहा हूं। एक मिनट में इसको यहाँ से रफ कर दूं। कंक्लूजन लिख लो आप, कंक्लूजन। वैसे आंसर पे एक बार आंसर लिख देता हूं मैं। कॉस्ट ऑफ पीपी होगी यहाँ पर 1,60,60,000। कमेंट: इन द केस ऑफ एक्सचेंज, फेयर वैल्यू ऑफ टेकन आइटम इज मोर रिलेवेंट if fair value of taken item is not given, then we will consider given item। क्लियर है? आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या आ रहा है क्या जा रहा है। जो आ रहा है उसकी फेयर वैल्यू पॉसिबल है तो आप वही लोगे, और नहीं दे रखी है तो जो दे रहे हो उसकी लोगे। यदि ये वैल्यूएशन ना दे रहा होता, ये वैल्यूएशन ना देता, तो मैं यहाँ पर 1,70,000 रिकॉर्ड करता। क्लियर बेटा कहानी यहाँ तक? किसी को डाउट हो पूछ लो अभी भी आराम से, मैं यहीं पर हूं और आप भी यहीं पर हो। ठीक है? आपके ऐसे बहुत सारे एग्जांपल मिलेंगे, इससे रिलेटेड बहुत शानदार क्वेश्चन है एक मेरे पास, बहुत शानदार, उसी की चर्चा भी करेंगे। ठीक है? चले हम लोग, लो, आपने ऊपर ना देखा हो तो आराम से देख लो। ये मैंने एक एग्जांपल क्रिएट किया था आपके सामने। ठीक है? चलिए, चले बेटा आगे। चलो, और कौन सा पॉइंट रह गया? सेल्फ कंस्ट हो गया ना, चारों चारों पॉइंट हो गए। चलिए, बहुत अच्छे, चारों की 4 पॉइंट हो गए। कुछ नोट लगा लो, कुछ नोट लगा लो। इफ एनी बोरोइंग कॉस्ट incurred on in case of A and B, then capitalize if Ind AS 23 is permitted। यानी कि कहने का मतलब, मैं कहने की कोशिश ये कर रहा हूं, यदि आपने कोई बोरिंग कॉस्ट इनकर्ड की है पीपी पर, उस पीपी को कैपिटलाइज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको इंडेस जो है ये परमिट करना चाहिए। यदि ये इंडेस परमिट नहीं कर रहा ना आपको, तो आप उस वाले पीपी को नहीं कर पाओगे। इज परमिटेड। ठीक है? ये देखना पड़ेगा आप। नोट नंबर 2: इफ एनी abnormal cost incurred on PP, then ignore, then ignore, then ignore। क्या चल रहा था? मेजरमेंट। और मेजरमेंट के अंदर एक चीज और देखो, क्या हो गया अपने पास? कौन सा पॉइंट था? 4, 5वें पॉइंट पर आओ, पॉइंट नंबर 5 पर आओ।
अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एंड मेजरमेंट इन केस ऑफ रिपेयर इंस्पेक्शन एंड रिप्लेसमेंट ऑफ पीपी। तीन पॉइंट दिए मैंने इसके अंदर। एक दिया क्या बताओ, रिपेयर का क्या ट्रीटमेंट होगा, इंस्पेक्शन का क्या होगा, और रिप्लेसमेंट का क्या होगा। हमारे दिमाग में एक सवाल आता है, बोलो क्या। हमारे दिमाग में सवाल आता है जैसे पीपी का रिपेयरिंग का खर्चा है तो सीधा पीएल में लेकर के जाते हैं। इन आदतों को छोड़ दो। अब आप फाइनल के बच्चे हो तो ये बेकार वाली बातें आपको याद रखनी है, और कोई सवाल भी नहीं करेगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। यानी कि रिपेयर का खर्चा डिपेंड करेगा उसके सरकमस्टांसेस के ऊपर और उनके अकुरेंस के ऊपर, उनके अमाउंट के ऊपर, उनकी सिचुएशन के ऊपर, कंडीशंस के ऊपर, तब जाकर डिसाइड होगा कि पीएल में जाएगा या कैपिटलाइज होगा। हमने अब तक यही पढ़ा है कि कभी भी रिपेयर का खर्चा कैपिटलाइज नहीं हो सकता, बट यहां पर पॉसिबल है, और कैसे पॉसिबल उस बात की मैं चर्चा अभी यहां करने वाला हूं। ठीक है बेटा, इसके दो पार्ट बनाओ, इसके दो पार्ट बनाओ, इसके दो पार्ट बनाओ। एक तरफ लिखो रिपेयर एंड इंस्पेक्शन, और एक तरफ लिखो रिप्लेसमेंट, कि भैया रिप्लेसमेंट में क्या ट्रीटमेंट डालूंगा मैं, और रिपेयर इंस्पेक्शन के दोनों आप पीएल में लेके जाते थे, इनका ट्रीटमेंट क्या होगा। दोनों का ट्रीटमेंट अलग अलग यहां पर होगा। ठीक है, चलिए। जब हम बात करते रिप्लेसमेंट की तो ट्रीटमेंट बेहद आसान होता है। तो यहां पर स्टैंडर्ड क्या बोलता है, एड न्यू कंपोनेंट कॉस्ट लेस कॉस्ट ऑफ ओल्ड कंपोनेंट इन पीपी। बस खत्म। सर जी क्या बात करो, हाँ, जो बात कर रहा हूं वो यही कर रहा हूं। आपको ध्यान से समझना है। मैंने दो वर्ड यूज किए बेटा, याद रखना। यहां पर मैं कॉस्ट वर्ड यूज किया। सर जी कैसे का डिफरेंस, हाँ प्रॉब्लम आएगी आगे। मैंने कहा है कि भैया देखो, इसका छोटा सा मैं एग्जांपल बनाने की कोशिश कर रहा हूं। ये है मेरे पास मोहनलाल काका। मोहनलाल काका गया एबीसी लिमिटेड के पास। एबीसी लिमिटेड पास बोला कि मुझे क्या चाहिए बताओ। इससे एक मशीन खरीदी, पीपी खरीदी। अब हुआ क्या, इस पीपी का एक पार्ट खराब हो गया, कंपोनेंट ए था जो खराब हो गया, और वो मैंने अभी मिस्टर एबीसी से एबीसी लिमिटेड खरीद लिया, बाय फ्रॉम एबीसी लिमिटेड। याद रखना, एबीसी लिमिटेड की जो बाय की कॉस्ट है वैसे ही कैलकुलेट हो जो सेम पीपी की है। मान लो इसकी कॉस्ट है 100 रुपए, ठीक है। और जो कंपोनेंट जो मैं हटा रहा हूं आज इसमें से, जो ओल्ड कंपोनेंट है, उसकी कॉस्ट दे रखी है मेरे पास आज मान लो 20 रुपए। आज करंट प्राइस की बात कर रहा हूं मैं। और इसकी फेयर वैल्यू दे रखी है 25 रुपए। स्टैंडर्ड बोलता है कि मुझे फेयर वैल्यू से मतलब नहीं है। और मान लो जो पीपी है जिसका कंपोनेंट खराब हुआ है, उसकी जो आज मार्क कैरिंग अमाउंट है, आज जो बैलेंस शीट में दिखा रखी है, जो कैरिंग वैल्यू है, वो मान लेते 900 रुपए है। तो मुझे बताओ यहां पर पीपी की अब रिवाइज वैल्यू क्या होगी। तो रिवाइज्ड रिवाइज्ड पीपी, पीपी तो बताओ क्या है। यहां पर करूंगा मैं ओपनिंग, ओपनिंग या जो भी है कैरिंग अमाउंट जो दे रखा है, कितना दे रखा बताओ। ओपनिंग कैरिंग अमाउंट दे रखा 900 का। मैंने बोला क्या जा रहा है, निकल रहा है ओल्ड कंपोनेंट, मैं लेस कर दूंगा कॉस्ट ऑफ ओल्ड कंपोनेंट। ओल्ड कंपोनेंट कितना बेटा, बस फेयर वैल्यू से रिलेटेड ध्यान रखना, आपको चकमा देगा। क्योंकि ज्यादातर आईएफआरएस में मेजरमेंट फेयर वैल्यू पर होता है, 90% नहीं 99% केस में। लेकिन यहां यह बात याद रखना क्योंकि कॉस्ट वर्ड यूज किया गया है, ठीक है ना। क्योंकि आगे प्रॉब्लम क्रिएट होंगी आप लोगों के लिए, जब क्वेश्चन करोगे ना तो छोटी सी लाइन आपको मिस कर देगी और वहीं दिक्कत कर देगी। तो बताओ कितने का जा रहा है, 20 रुपए का। तो 20 का हटा दूंगा, आ कितने का रहा है, कॉस्ट ऑफ न्यू कंपोनेंट, बोलो कितने का,
सर जी हमारे पास 100 रुपए का, तो मुझे बताओ कितना हो गया आपके पास, ये हो गया कितना बताओ, 980 का, बोलो हाँ या ना। ये होगी कैरिंग अमाउंट, क्या होगी बेटा, कैरिंग अमाउंट का मतलब ज्यादा लफड़ा मत समझना, कैरिंग अमाउंट का मतलब WDB क्या होती है, WDB, बोलो हाँ या ना। क्या ये क्लियर है? इसके नीचे एग्जांपल लिखो और इसको क्लियर भी करो यहां से खता फटाफट से। कंसेप्ट की बेहतरीन क्लियरिटी का होना बेहद जरूरी है, उसके बाद लिटरेचर से जूझना है आपको, ठीक है ना। ये अकाउंट्स जो होता है ना आपका फाइनेंशियल जो रिपोर्टिंग पेपर बहुत शानदार है, बट आपको दो चीजें याद रखनी है, आपको लिटरेचर भी शानदार तरीके से पढ़ना है और प्रैक्टिकल क्वेश्चन का जो मेजरमेंट के जो कंसेप्ट है वो भी शानदार करने हैं। नहीं तो एक जगह भी कमजोरी पड़ी तो समझ लो आपके आंसर भी गलत होंगे, और जब रियल इंडस्ट्री में काम करोगे तो वहां पर भी समस्याएं बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, चलो क्लियर है। अब यहां पर आ जाओ, यहां पर मेरे बाबू दो पार्ट बना रहा हूं मैं इसके मैं दो पार्ट बना रहा हूं। इफ इफ या मैं कह दूं, एक मिनट रुको, एट फिक्स्ड इंटरवल एट रूटीन या ऑन रेगुलर बेसिस। स्टैंडर्ड बोलता है यदि रेगुलर बेसिस पर यदि आप रिपेयर इंस्पेक्शन करते हो, यानी बेसिकली कहें तो हर साल, जब हर साल कर रहे हो तो स्टैंडर्ड बोलता है इसको एज ए ट्रीट करेंगे, एज ए ट्रीट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। हम ये मान लेंगे कि उस मशीन को ऑपरेट करने में जो खर्चा है वही है ये, बोलो हाँ या ना। स्टैंडर्ड क्या बोलता है, स्टैंडर्ड बोलता है कि देखो, आप दो तरीके से देखो, क्या उसका एक इंटरवल पर रिपेयर एंड इंस्पेक्शन होता है, या फिर आप रूटीन चेकअप की तरह करते हो। यदि रूटीन चेकअप का मैं कहूं तो एनुअल बेसिस पे भी कह सकता हूं, क्या कह सकता हूं बेटा मैं, एनुअल बेसिस पे भी कह सकता हूं। यदि ऐसा है तो स्टैंडर्ड बोलता है कि ये आपके ऑपरेटिंग की तरह ट्रीट कर रहा है, तो इसको हम खर्चों को क्या मानेंगे, ऑपरेटिंग खर्चे, और इसको कर देंगे क्या, ट्रांसफर टू पीएल। क्या कर दोगे, ट्रांसफर टू पीएल। ये आपको दिमाग में रख के चलना है। क्लियर आया था कहानी। और यदि आपके पर्टिकुलर इंटरवल पर हो रहा है, क्या बोला मैंने बताओ, यदि ये आपके पर्टिकुलर इंटरवल पर हो रहा है तो आप इसे अमोर्टाइज करोगे, नहीं अमोर्टाइज, एक मिनट रुको, एडेड इन पीपी। अब इसका एग्जांपल दूंगा, टेंशन मत लो, एंड अमोर्टाइज्ड ओवर द बेनिफिट। टेंशन मत लो, इसका एग्जांपल दूंगा आपको भी। इसके नीचे लिख लो एग्जांपल 1, इसके नीचे लिख लो एग्जांपल नंबर 1। ठीक है, टेंशन मत लो, मैं आपको डेफिनेटली उसको चर्चा के वैसे पूरा बनाऊंगा। ठीक है, जिसे छेड़ेंगे अच्छे से छेड़ेंगे, नहीं तो छेड़ेंगे नहीं अपन लोग, ठीक है ना। छेड़ेंगे तो बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, और नहीं तो छोड़ेंगे नहीं उसके हम लोग। ठीक है, चलिए, क्लियर है यहाँ तक कहानी। यदि यहां तक क्लियर है तो हम आगे चलें। तो मुझे क्या एग्जाम्पल लिखवाना नीचे, तो लिखेंगे एग्जाम्पल 1। क्या हो गया इसको, एग्जाम्पल नंबर 1 ये इसलिए परेशान कर रहा है क्योंकि इसमें फाइल बड़ी हो गई है। ठीक है, तो अपन को फाइल थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी आफ्टर सम टाइम, बट ये स्टैंडर्ड तो इसी फाइल पर लिखेंगे हम लोग। हाँ, अभी ये हैंग होगा सिस्टम में, सिस्टम नहीं मतलब ये इसका जो ये काम नहीं करेगा, क्योंकि इसकी लेंथ बहुत बड़ी हो गई, बहुत पेज हो गए इसके अंदर। थोड़ा टेक्निकल इशू बेटा, एक बार ठीक है, लिखिए यहाँ पर एक, एवीसी लिमिटेड एक्वायर्ड पीपी
ऑफ ₹15 लाख। यूजफुल लाइफ, यूजफुल लाइफ ऑफ पीपी फॉर 15 years एंड रिपेयर एंड इंस्पेक्शन कॉस्ट ऑफ ₹5 लाख एट 5 year interval। फर्स्ट रिपेयर एंड इंस्पेक्शन डन बाय एवीसी लिमिटेड, सॉरी, डन बाय सप्लायर एंड 50,000 पर एनम एज ए रिपेयर एक्सपेंसेज ऑल्सो। इवेलुएट पीपी, पीपी को इवेलुएट करना है, पीपी को इवेलुएट करना है। और चाहो तो लिख लो एंड कैलकुलेशन ऑफ अमोर्टाइजेशन कॉस्ट एंड कैरिंग अमाउंट अप टू एंड ऑफ 6th year। चलिए इस बात को ध्यान सुनो, मैं क्या बोल रहा हूं। मेरी टाइमलाइन का एक छोटा सा मैं आपको एक टाइमलाइन बना रहा हूं और उसको ध्यान से देखना मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं। बड़ा मजा आने वाला है इस टॉपिक को समझने के लिए और ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है। मैं चर्चा वही करूंगा, मैं पहले बोला मैं चर्चा में वही करूंगा जो मुझे लगेगा कि इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज मैं चर्चा नहीं करूंगा। इसका एनालिसिस देखो, मैं इसके एनालिसिस की बात कर रहा हूं। एनालिसिस, एनालिसिस देखो, या इसका सॉल्यूशन का पार्ट बना सकता हूं बट आपको पहले अंडरस्टैंड करना है इसको। देखो मैंने यहां पर मान लो कोई भी डेट हो सकती है, मैं इसको 1/4/20 मान लेता हूं। मैंने एक पीपी खरीदी, पीपी जिसकी कॉस्ट थी मेरे पास 15 लाख, और क्वेश्चन बोल रहा है कि उसमें इंस्पेक्शन एंड रिपेयरिंग के खर्चे भी हैं 5 लाख के। बोलो हाँ या ना। तो पहली बात तो स्टैंडर्ड ये बोलता है कि यदि मान लो कोई पीपी है और पीपी के अंदर मोर देन कंपोनेंट हैं और उन सबकी यूजफुल लाइफ अलग अलग दे रखी है, तो याद रखना हर चीज को अलग अलग करो जिन जिनकी यूजफुल लाइफ अलग अलग है, और उनको अमोर्टाइज उसी प्रोपोर्शन में करो जितना उनको बेनिफिट मिलने वाला है। अब यहाँ क्वेश्चन देखो, टोटल मेरे पास कॉस्ट है कितने, 15 लाख। अब मुझे बताओ इस 15 लाख के अंदर 5 लाख रिपेयरिंग एंड इंस्पेक्शन के हैं, जो पहली पहली बार जो रिपेयरिंग होने वाली है 5 साल के इंटरवल, हर 5 साल में होनी है। पहले 5 साल के बाद जो रिपेयरिंग और इंस्पेक्शन जो काम करेगा वो करेगा सप्लायर। बोलो तो मुझे बताओ पीपी की जो ओरिजिनल कॉस्ट पड़ी वो कितनी पड़ी, 10 लाख। बोलो हाँ या ना। अब एक चीज इंटरेस्टिंग और देखो, जब आपको ये बात पता लगी गई कि भैया इसकी क्या हमारे पास, बताओ इसकी क्या है हमारे पास, ये 10 लाख है, तो मुझे बताओ इसकी लाइफ कितनी है, इसकी लाइफ कितनी बताओ। लाइफ है 15 ईयर। बोलो हाँ और ना। क्लियर है यहां तक कहानी। अब दूसरी चीज, जो इंस्पेक्शन का खर्चा है इसकी लाइफ बताओ कितनी है, 5 ईयर। क्योंकि जब मैंने बोला यदि फिक्स इंटरवल पर है तो देखना पड़ेगा कि पीपी का पार्ट है या नहीं है। बिल्कुल है, लेकिन अमोर्टाइजेशन अलग करना पड़ेगा। फिर आपको अगले 5 साल फिर करना पड़ेगा, एक खर्चा और करना पड़ेगा। ये पहला वाला खर्चा तो कंपनी ने देखा था, लेकिन अगले वाला खर्चा तो आपको ही करना पड़ेगा। मान लो 6 लाख रुपए का होने वाला है, ये बताओ बेटा इस 5 साल कॉस्ट कितनी है,
5 लाख रुपए, बोलो हाँ या ना। मान लो अगली बार पुरानी मशीन हो जाएगी तो फिर इंस्पेक्शन करवानी पड़ेगी, और जब इंस्पेक्ट करवानी पड़ेगी 5 साल के अंदर तो उसमें खर्चा आएगा 6 लाख रुपए का। मैंने क्या बोला, पहला इंस्पेक्शन खुद सप्लायर कर रहा है तो दिक्कत आपको नहीं है, आपने 15 लाख जो पे किया उसी में उसकी कॉस्ट इंक्लूडेड होगी, बोलो हाँ या ना। तो इसका मतलब पीपी जो मेन है उसकी कॉस्ट क्या होगी, 10 लाख रुपए की। दोनों को अलग अलग करना पड़ेगा, और वहीं पर फिर दोबारा इंस्पेक्शन कराओगे तो आपको 6 लाख देना पड़ेगा, और फिर अगले 5 साल के बाद करवाओगे तो आपको फिर 6 लाख रुपए देना पड़ेगा। यहां क्लियर है, बोलो हाँ और ना। यहां तक क्लियरिटी है। तो यहां पर स्टैंडर्ड बोलता है दो चीज देखना, और एक चीज और है, आपके हर साल आपके हर साल एक रिपेयरिंग का खर्चा और हो रहा है। एक रिपेयरिंग खर्चा इसका आपको 50,000 रुपए का पर एनम खर्चा देना पड़ रहा है। मैं इसकी बाद में बात करूंगा। तो पहले तो मुझे एक बात बता दो, क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई जो आपकी स्क्रीन पर दिख रही है, बोलो हाँ और ना। क्लियर है कहानी तक? क्या मैं ऐसा कह दूं मेरी कहानी को, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं क्या, बोलो बोलो ना, मैं ऐसा कह सकता हूं क्या? देखो, आपके पास दो कंपोनेंट हो गए। क्या कंपोनेंट बेटा? दो। मैं 5-5 साल के जोड़े बना रहा हूं, ये 5 साल पहले, ये फिर अगले 5 साल, और फिर अगले 5 साल, ठीक है। तो ये हो गया 5 ईयर, बोलो हाय ना। ये हो गया 5 ईयर, बोलो हाय ना। और ये हो गया 5 ईयर, बोलो हाय ना। टुकड़म कर रहा हूं। मैंने बोला कि भैया देखो, क्योंकि यहां पर जो पीपी की कॉस्ट है वो वैसे 15 लाख है, लेकिन यहां होगी 10 लाख, बोलो हाय ना। और बताओ लाइफ कितनी होगी इसकी, लाइफ होगी बेटा कितनी, 15 साल, बोलो हाँ और ना। ये हो गया पहला कंपोनेंट। सेकंड कंपोनेंट, आपको पता है रिपेयर एंड इंस्पेक्शन का खर्चा भी है, बताओ कितना, 5 लाख रुपए का, बोलो हाँ है ना। 5 लाख। लाइफ बताओ बेटा इसकी कितनी है, सर जी 5 साल। और मैंने बोला कि नेक्स्ट 5 ईयर के लिए, यानी कि नेक्स्ट नेक्स्ट ईच ईच इंस्पेक्शन कॉस्ट इज इनकर्ड ऑफ ₹6 लाख। क्लियर है कहानी तक? ये इनकर्ड होने वाले। तो मुझे पहले बताओ, पहले साल आपका अमोर्टाइजेशन कितना आएगा, बोलो ना। पहले साल तो मैं यहां पर बाइफरकेट करने की कोशिश कर रहा हूं, देखो। अमोर्टाइजेशन अमोर्टाइजेशन ऑन पीपी, बताओ कितना होगा। सर जी 10 लाख रुपए की कॉस्ट है और 15 साल का है पेपर, तो ये तो इक्वल रहने वाला है क्योंकि इसकी दिक्कत है ही नहीं है। एंड अमोर्टाइजेशन ऑन रिपेयर एंड इंस्पेक्शन, बताओ कितना है। सर जी 5 लाख और 5 साल बेनिफिट मिलेगा एक इंस्पेक्शन का, तो 1 लाख पर एनम, बोलो हाँ है ना। तो ऊपर का टोटल आएगा कि नहीं आएगा, ये टोटल अमोर्टाइजेशन आएगा, बोलो हाँ या ना। ये अमोर्टाइजेशन आएगा। और एक चीज और आएगी आपको याद हो तो, रिपेयर कॉस्ट बोलो हाँ है ना। रिपेयर कॉस्ट कितनी, 50,000 का ये और आएगा। तो टोटल इस पर्टिकुलर पीपी की जो अमोर्टाइजेशन कॉस्ट है, टोटल अमोर्टाइजेशन कॉस्ट ये हो गई यहां पर, बोलो हाँ और ना। क्लियर है? ये तो डायरेक्टली पर एनम जाएगी, बोलो हाँ ना। ये भी पर एनम जाएगी और ये भी पर एनम जाएगी, तीनों का आपका वेरिफिकेशन अलग अलग है। इसको फटाफट से नोट करो और मैं इसे समझाने की कोशिश करता हूं, फटाफट से बेटा। ठीक है, तो मैं इसका कैलकुलेशन करता हूं एक बार, कितना है, 10 लाख है, इसका 15 साल बेनिफिट देना है, तो ये आएगा 0.67। तो बताओ कितना हो गया, 67,000 हो गया ये, 1 लाख हो गया वो, प्लस हो गया 50,000 ये। तो टोटल मिलाकर के 2,17,000, 2,17,000 होगा। ये बेटा पहले, ये फर्स्ट फर्स्ट 5 ईयर का डेटा है, 5 ईयर का डेटा है, फर्स्ट 5 ईयर का डेटा है। ठीक है, तो यानी कि ये जो कहानी है ना आपकी, ये यहां की है, ये यहां की है, पहले 5 साल की। क्लियर है? तो पहले 5 साल कितना कितना अमोर्टाइजेशन होगा बेटा, 217 217। ठीक है, अब देखो अब क्या होगा बताओ। नेक्स्ट नेक्स्ट ईच 5 ईयर, या नेक्स्ट 10 ईयर कर लो, क्योंकि अब तो फर्क आने वाला ज्यादा है नहीं है। इसको 10 ईयर कर लेते हैं अपन लोग, एक मिनट को बेटा। नेक्स्ट 10 ईयर, क्योंकि चेंज नहीं होगा वो। बताओ, पीपी जो है उस पर तो अभी वही लग रहा होगा, 10 / 15, 67,000। ये राउंड ऑफ में ध्यान रखना, आप उसके पॉइंट ऑफ 666.67 को जैसे आता है, ठीक है ना, वो देख लेना। प्लस बताओ, अब आपकी रिपेयर एंड इंस्पेक्शन कॉस्ट भी अमोर्टाइज होगी, बोलो कितनी। अब यहां पर आपकी
कॉस्ट चेंज हो गई 6 लाख रुपए की, तो 6 5 तो बताओ कितना आएगा, 1,20,000, बोलो हाँ है ना, ये भी आ गया। और वो जो रिपेयर का खर्चा है वो तो आपका पर एनम जाएगा जाएगा, बताओ रिपेयरिंग कॉस्ट कितनी, बताओ 50,000 की। ये आपका अगले 10 साल का खर्चा होने वाला है। तो मुझे बताओ कितना हो गया, 1,20,000, 1,20,000 प्लस हो गया 67,000 और प्लस हो गया कितना बताओ, 50,000 का, 2,37,000। मैं आपको फंडामेंटल समझा रहा हूँ, प्रेजेंटेशन नहीं समझा रहा हूँ इसमें, अभी आपको प्रेजेंटेशन नहीं समझा रहा हूँ मैं, आपको ओनली फॉर लॉजिक और कंसेप्ट दोनों समझा रहा हूँ कि हम कैलकुलेशन किस तरीके से करते हैं। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हो गया। तो पहले 5 साल बताओ कितना हो गया, 2,17,000, और यहां पर हो गया ये तो होगी क्लियरिटी, बोलो हाँ और ना, क्लियर है। हम आगे चल सकते हैं क्या, बिल्कुल। अब देखो आप क्या करोगे, मैं निकाल रहा हूं क्या, WDV, कैरिंग अमाउंट ऑफ PPE, कैरिंग अमाउंट ऑफ पीपी, कैरिंग अमाउंट ऑफ पीपी, दो क्या है, कैरिंग अमाउंट ऑफ पीपी क्या है। ठीक है, एक बार इसको देखो आप लोग, कैरिंग अमाउंट ऑफ पीपी, कैरिंग अमाउंट ऑफ पीपी, देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स ईयर तक की बात कर रहा हूं हमसे। यहां पर पीपी बताओ कितने की थी, 10 लाख रुपए की। आपने 67,000 डेप्रेशन काट दिया, फिर कितनी बची बताओ। पीपी की बात कर रहा है, रिपेयर इंस्पेक्शन की बात नहीं कर रहा है। या ऐसा भी कर सकते हो आप लोग, ऐसा भी कह सकते हो, ऐसा भी कह सकते हो, 15 लाख, 67,000 उसका, 1 लाख उसका, तो माइनस कर दो 167, जो कॉस्ट आएगी यहां निकालो। फिर वही 167 फिर लेस करो, फिर 167 फिर लेस करो, 167 फिर लेस करो, 167 फिर लेस करो। यहां जो कैरिंग अमाउंट आएगा, ये कैरिंग अमाउंट आ जाएगा, बोलो हाँ या ना, कैरिंग अमाउंट प्लस फिर 6 लाख रुपए करोगे, जो भी कैरिंग अमाउंट आएगा 6 लाख करोगे, और फिर वहां से फिर वापस लेस करोगे क्या, ये टोटल कैरिंग अमाउंट है, टोटल कैरिंग अमाउंट आएगा। फिर आप यहां से कितना डेप्रेशन आया था, 237, 237 लेस करोगे, 237 लेस करोगे, 237 लेस करोगे, फिर ये आप इस तरीके से करते रहोगे। 50,000 यहाँ इरिलेवेंट है, सॉरी बेटा, ये 167 है ना आपका, ये अमाउंट देखना पड़ेगा ऊपर एक बार, ये 50,000 मत लेना, 50 अलग से जाएगा, ये दोनों टोटल आएगा, बस इन दोनों का टोटल आएगा, ये इसका और ये ऊपर वाला इसका। ठीक है, ये तो है 167, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्योंकि रिपेयरिंग खर्चा एनुअल जाएगा, तो ये दोनों टोटल आएगा, इसका और इसका बस। ठीक है, वो देख लेना आप। ठीक है बच्चों, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन के अंदर। अब थैंक यू सो मच आप लोगों के लिए, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन के अंदर एक नए इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए। ठीक है, ये आपको बेहद तरीके अच्छे तरीके से समझना है, और आई उम्मीद करता हूं कि आप उसको अच्छे से समझने की कोशिश भी करोगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।